नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 12वीं की विषय हिंदी के गद्य खंड के पाठ संख्या 6 जो कि एक लेख और एक पत्र नामक भगत सिंह की एक रचना है, इसे पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले 2 कक्षाओं में हमने भगत सिंह रचित एक लेख जो कि विद्यार्थी एवं राजनीति नामक लेख था, उसे पढ़ा था और दूसरी कक्षा में हमने इनके पत्र को पढ़ा था जो कि सुखदेव के नाम से उन्होंने लिखा था। आज की कक्षा में हम पत्र के शेष अंशों को जानेंगे। हमने पिछली 2 कक्षाओं से भगत सिंह के विचारों को जाना है, साथ ही साथ कई बिंदुओं पर वो चर्चा करते हैं। पहली प्रमुख चर्चा उन्होंने की है विद्यार्थी का राजनीति जीवन से कैसा संबंध होना चाहिए। उन्होंने ये बताया है कि विद्यार्थी पढ़ें और ज़रूर पढ़ें, किंतु साथ ही साथ उन्हें अपने देश की परिस्थिति का भी ज्ञान होना आवश्यक है। इसी क्रम में उन्होंने यह भी बताया है कि हमारे देश के जो क्रांतिकारी हैं वे सभी रूस की क्रांति, जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में, उससे बहुत ही प्रभावित हुए थे। खासकर वे बताते हैं कि युवा वर्ग जो है, विद्यार्थी वर्ग है, वही देश के भविष्य है और उन्हें ही अगर देश का ज्ञान नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होगा स्वतंत्रता को प्राप्त करने में। साथ ही साथ उन्होंने और भी कई चर्चाएं की हैं अपने लेख में, किंतु जब वे पत्र लिखते हैं और पत्र की बात जब वो सुखदेव से करते हैं तो उनके विचारों को हम एकाएक देखते हैं कि उनका चिंतन और बड़ा और व्यापक हो जाता है। उन्होंने सुखदेव से पत्र के माध्यम से अपने विचारों को रखा है। उन्होंने यह कहा कि सुखदेव, जिन्हें वे संबोधन में प्रिय भाई कहते हैं कि सुखदेव, आपके विचार और हमारे विचार जो तब थे वो अब नहीं हैं। कहने का अर्थ यह है कि परिस्थितियाँ व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन ला देती है। आगे वे सुखदेव से कहते हैं कि हमने कई बिंदुओं पर चर्चा की थी देश की स्थिति के संबंध में, और तभी मैंने एक चर्चा की थी आत्महत्या के विषय में। तब उसे आप एक घृणित अपराध मानते थे, घृणित कार्य मानते थे, किंतु आज आप उसे ही करने के लिए सहमत हैं। और एक समय जब मैं आत्महत्या को स्वीकार कर रहा था, तब आज मेरे विचारों में परिवर्तन हो चुका है और मैं आपके विचारों से सहमत हूँ और आत्महत्या को बिल्कुल घृणित कार्य समझता हूँ, घृणित अपराध समझता हूँ। साथ ही साथ सुखदेव से भगत सिंह ने यह भी कहा है पत्र के माध्यम से कि आपने जो बातें तब कही थी, अब आप उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। हमारा देश जो कि क्रांतिकारियों का देश है, जिसे स्वतंत्रता की आवश्यकता है, तत्कालीन समय में आप ऐसी सोच न रखें। अगर हो सकता है तो बंदी गृह का जो जीवन है उसमें सुधारने का प्रयास करें। और भी कई चर्चाएं पत्र के माध्यम से भगत सिंह ने की है। बच्चों, पत्र की शुरुआत वो प्रिय भाई कह के सुखदेव को संबोधित करते हैं और एक एक करके पत्र में वह तत्कालीन समय की परिस्थितियों की बातें करते हैं। आइए आखिरी में उन्होंने क्या कहा है ये देखें। भगत सिंह सुखदेव से चर्चा करते हैं कि एक दिन जब मुझे पहचाने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहाँ लाया गया था तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन से बहुत दुखी हूँ। उनका तर्क था कि मेरी यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया था कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं।
हम मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं। विशेषकर मेरे जैसा भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूप में दुखी या चिंतित नहीं है, किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, उसका विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझता। वही बात मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूँ। आशा है आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह बताऊं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। मुझे अपने लिए मृत्यु दंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। यदि कोई क्षमा हुई भी तो पूर्णतः सबके लिए होगी, वरन वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। हमारे लिए न तो क्षमा हो सकती है, न वह होगी ही। इस पर भी मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में विश्वव्यापी हो, और उसके साथ ही मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुँचे तो हमें फांसी दे दी जाए। मेरी यह इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों से पूर्णतया अवगत हैं। इसलिए हम नहीं मान सकते कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति की भावनाओं में इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव ही नहीं है। क्रांति तो केवल सतत कार्य करते रहने से, प्रयत्नों से, कष्ट सहने एवं बलिदानों से ही उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। जहाँ तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दशा में सबके लिए सुविधाओं और क्षमादान का स्वागत कर सकता हूँ जब उसका प्रभाव अस्थायी हो और देश के लोगों के हृदयों में हमारी फांसियों से कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाए। बस यही, इससे अधिक कुछ नहीं। बच्चों, पत्र का यह आखिरी अंश था जो मैंने वाचन करके समाप्त कर दिया है। आपने देखा होगा, पत्र के लिखने के क्रम में भगत सिंह कहते हैं कि मुझे अटल विश्वास है कि मृत्यु दंड ही प्राप्त होगा मुझे, क्योंकि उन्होंने पत्र के ही, जो कि पिछली कक्षा में हमने कुछ अंशों को पढ़ा था, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि कोई भी व्यक्ति निष्प्रयोजन कार्य नहीं करता। कहने का अर्थ यह है कि पहले हम कार्य करते हैं, तत्पश्चात उसके बाद परिणाम आता है। उन्होंने बम फेंकने की बात भी पत्र में की थी असेंबली में। तो बम फेंकने के बाद उन्हें पता था कि उन्होंने जो कार्य किया है उसका परिणाम क्या होगा और फलस्वरूप जो सज़ा सुनाई जाएगी वह सज़ा भी क्या होगी। यह पत्र उन्होंने जेल से लिखा था सुखदेव के लिए, जो कि सुखदेव ने यह कहा कि कोई लंबी अवधि के बाद जेल में यातना सहकर बाहर निकलेगा तो उसके विचारों में बड़ा भारी परिवर्तन हो जाएगा, और मेरे विचारों में भी परिवर्तन हो चुका है। तब मैं आत्महत्या नहीं करना चाहता था और अब ऐसी सज़ा पाने से अच्छा है कि आत्महत्या कर लूँ। इस स्थिति में भगत सिंह उन्हें जेल से ही पत्र लिखकर उत्तर देते हैं कि नहीं, आत्महत्या का कार्य और सोच तब भी घृणित था और अब भी घृणित है। साथ ही वे यह बताते हैं कि उन्होंने अपने लिए आदर्श मृत्यु, सुंदर मृत्यु का चयन किया है। उन्होंने स्पृहणीय मृत्यु की भी बात की है। स्पृहणीय मृत्यु यानी कामना की जाने वाली मृत्यु, जिस मृत्यु की आप चाह करते हैं, कामना करते हैं। उन्होंने अपने मित्र यतीन्द्र दास का एक उदाहरण दिया था। कहा था
कि 63 दिनों तक वह उपवास रह के बिना अन्न जल ग्रहण किए जेल में रहें और तत्पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। उनका मानना था कि ये आत्महत्या नहीं थी, कहीं ना कहीं उस आंदोलन को, जिस आंदोलन में वे लगे थे, इस देश को आज़ाद कराने का जो आंदोलन था, बीड़ा उठाया था, उसमें वह कहीं ना कहीं प्रभावी कारक बनता। भगत सिंह ने यही चाहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी फांसी तब हो, वह अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हैं कि मेरी यह अभिलाषा है कि मेरी फांसी तब हो जब आंदोलन अपने चरम पर हो, ताकि इस आंदोलन को और मजबूती मिले। साथ ही साथ उन्होंने पत्र के माध्यम से यह भी बताया है कि वे स्वयं के लिए क्षमादान नहीं चाहते, और यदि क्षमादान चाहते भी हों तो तब जब इसका कोई अस्थायी प्रभाव हो, और वे मानते हैं कि अंग्रेज शासक कभी भी इस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होंगे। अंग्रेज़ों में यह परिवर्तन इतनी आसानी से नहीं दिखेगा। भगत सिंह ने कई चर्चाएं की थी पूरे पत्र के माध्यम से, जिसे हम आज की कक्षा में सारांश के माध्यम से भी जान सकेंगे। किंतु बच्चों, अभी हम इस पत्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो पत्र पढ़ने के क्रम में आए हैं, आइए उन्हें देखते हैं। भगत सिंह जीवन के मूल्य के रूप में मानवता की अधिक से अधिक सेवा को माना है। कहने का अर्थ है कि मानवता की अधिक से अधिक सेवा करना ही भगत सिंह के जीवन का मूल्य था। अभी अभी मैंने भगत सिंह की अभिलाषा की चर्चा की थी। उन्होंने अभिलाषा अपनी व्यक्त की है कि जब आंदोलन चरम सीमा पर पहुँचे तब उन्हें फांसी दे दी जाए, ताकि वे देश के लिए अगर कोई उचित समझौता हो, कोई बात बन रही हो, तो भगत सिंह उसमें रुकावट ना आए, उनकी फांसी रुकावट न बने। आगे वे जो कहे हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु में भी आपको दिखाई दे रहा है कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति को अपने भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही गई है, क्योंकि व्यक्ति से समाज बनता है और समाज से देश। इसलिए देश एक बड़ा व्यापक शब्द है, एक व्यापक सोच है। कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति विशेष की बात तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हो सकता है, संभव हो कि कोई समझौता हो, तब उसमें रुकावट के रूप में भगत सिंह और उनके साथी न उपस्थित हों। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमारे भाग्य से ऊपर देश का भाग्य है। यही कारण है कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति को अपने भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। आगे वे क्रांति की बात करते हुए कहते हैं कि क्रांति केवल सतत कार्य करते रहने से, प्रयत्न सहने से, कष्ट सहन करने से एवं बलिदान से उत्पन्न की जा सकती है। बच्चों, इस पंक्ति में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि जब सुखदेव ने चर्चा की थी कि कष्ट सहन करने मात्र से क्या हो जाएगा, क्या हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, क्या केवल हम बलिदान दे देंगे तो स्वतंत्रता मिल जाएगी। ऐसी परिस्थिति में भगत सिंह ने उन्हें उत्तर दिया है कि आप याद करें कि जब रूस की क्रांति हुई थी, बोल्शेविकों की क्रांति हुई थी, तो उन्होंने रूस की साहित्य, रसियन साहित्य की चर्चा की है पत्र में कि रसिया का कोई भी आप साहित्य उठाकर देख ले, वहाँ के बड़े बड़े नेता, क्रांतिकारी, एक बड़ा वर्ग जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था, उन्होंने अपना अधिकांश जीवन जेल में बिताया, यातनाओं में बिताया। उनका मानना था कि यातना सहन करने से आप उदाहरण बनेंगे और तब देश अपने आज़ादी के लिए और मजबूत स्थिति में होगा। इसी का उदाहरण दिया था भगत सिंह ने सुखदेव को, जिसके कारण उन्होंने उत्तर में यह कहा भी था कि क्रांति क्या है, तो क्रांति सतत कार्य करना है, संघर्ष करना है, कष्ट सहना है और अपने बलिदानों को निछावर करना है, अपने प्राणों का बलिदान करना ही क्रांति है। आगे के महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। पत्र से भगत सिंह की गहन वैचारिक एवं यथार्थवादी दृष्टि का परिचय मिलता है। निश्चित तौर पर चूँकि पत्र में उन्होंने बहुत विचार किया है, अपने विचारों को रखा है,
रशियन साहित्य की बात की है, प्रिंस कॉपटकिन की बात की है। उन्होंने लेख के माध्यम से, पत्र के माध्यम से आत्महत्या, आदर्श मृत्यु, क्रांतिकारी, बम फेंकने के दर्शन, कई बिंदुओं पर चर्चा की है। रूस के साहित्य के विषय में चर्चा की है। मार्क्सवाद के विषय में भी इन्होंने चर्चा की है। भगत सिंह ने समाजवाद, भगत सिंह के विचारों पर समाजवाद का, साम्यवाद का बहुत प्रभाव था। उन्होंने ये बताया था कि कार्ल मार्क्स केवल साम्यवाद का जन्मदाता नहीं है, बल्कि वह औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ एक मार्क्स है, उत्पन्न हुआ एक विचार है। उनका मानना था कि यह औद्योगिक क्रांति की देन थी कि मार्क्स का विचारों का जन्म हुआ, न कि साम्यवाद की देन। क्योंकि जब आप यातना सहेंगे, संघर्ष करेंगे, तब आपके भीतर जो दृष्टि आएगी, जिसे आप भोगेंगे, जब रचेंगे उसे, यथार्थवादी जिसे कहते हैं, जिस यातना को आपने सहा है, उसे भोगा है, उसे ही आप रचते हैं, तो वह यथार्थवादी होती है। और कहीं न कहीं मार्क्स ने उसे समझा था। यही कारण है कि भगत सिंह के विचार हमें इस पत्र के माध्यम से भी दिखाई पड़ते हैं। बहुत गहन विचार किया है उन्होंने। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पत्र संवाद स्थापित करने का माध्यम होता है, जो कि आपको आखिरी बिंदु में दिखाई दिया होगा। मैंने लिखा है कि पत्र संवाद का एक माध्यम है, संवाद स्थापित करने का एक पुराना माध्यम है पत्र लेखन। बच्चों, पत्र में जो अक्षर होते हैं वो बड़े ही आत्मीय होते हैं। आपने महसूस किया होगा, जब आपके पास कोरा कागज़ आए और एक पेन आ जाए, तो आप जिस अक्षर को सबसे अधिक पसंद करते हैं, मसलन अपना नाम, किसी अन्य व्यक्ति का नाम, कोई चिन्ह ही, उसे ही उस पर उकेरते हैं। पत्र भी एक कोरा कागज़ की तरह आपके सामने आता है और अपने मन के आप सारी अभिव्यक्ति उसमें अभिव्यक्त कर देते हैं, अपने शब्दों को उस पर रच देते हैं। और जिन्हें आप भोग रहे हैं, जब वे लिखते हैं तो और भी तन्मयता के साथ। आपने देखा होगा कि पत्र में आए हर एक शब्द में भगत सिंह के हर एक शब्द क्रांतिकारी शब्द है, हर एक भाव क्रांतिकारी भाव है, और हर एक विचार गहन विचार का परिचायक है, जो कि आज के मैसेज में नहीं मिल सकता। बच्चों, जब हम आज मोबाइल, लैपटॉप का ज़माना है, यहाँ जब हम चीज़ें लिखते हैं, मैसेज के थ्रू पत्र भी देते हैं, कई सारे पत्र निकलते हैं। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे मोबाइल के जरिए आते हैं, लेकिन उसमें भावना नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह प्रिंटेड होते हैं, छपे हुए होते हैं। आपके हाथों से लिखे हुए शब्द जब आप कई दिनों के बाद भी पढ़ेंगे, तो उसमें जो आत्मीयता महसूस होगी, उस शब्दों में जो ध्वनित होगा, व्यंजित होगा, वह आपको छपे हुए अक्षरों में शायद न हो। यही कारण है कि भगत सिंह ने जो पत्र लिखा था, उसका एक एक शब्द, एक एक अक्षर ध्वनित करता है और व्यंजित करता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने भगत सिंह के शेष अंश जो बचे हुए थे पत्र के, उन्हें भी पढ़ डाला है हमने, और हमने भगत सिंह के विचारों से हम अवगत भी हो चुके हैं। बच्चों, पिछली 2 कक्षाओं में जो पढ़ाया गया, एक लेख जो कि विद्यार्थी एवं जीवन के नाम से है, और यह पत्र, इन दोनों का एक सार अर्थ या सारांश कहिए, इसे आइए हम स्क्रीन पर देखते हैं और मैं इसका वाचन करूंगी। प्रस्तुत पाठ के आलोक में बहुधा लोग यह राय प्रकट करते दिखाई पड़ते हैं कि छात्रों को राजनीति से अलग रहना चाहिए। उनका काम पढ़ाई करना और अपनी योग्यता बढ़ाना है, राजनीति में उलझना नहीं, जैसे राजनीति का पढ़ाई से कोई अस्थायी वैर विरोध हो। छात्र और युवा भगत सिंह के विचार इस संबंध में क्या हैं, वे इस बारे में क्या सोचते थे, इसकी झलक यहाँ भगत सिंह के एक छोटे से निबंध में मिलती है। यह सही है कि उन दिनों स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, जिससे असंपृक्त नहीं रहा जा सकता था। इसलिए तत्कालीन राजनीति में छात्रों की रुचि और भागीदारी वंचित तथा अपरिहार्य थी। किंतु आज क्या आज़ादी के संपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं? समाज में गैर बराबरी
भेदभाव, अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, अन्याय आदि दुर्गुण एवं अभाव अभी भी जमे हुए हैं। सांस्कृतिक स्वाधीनता का लक्ष्य अभी भी दूर दिखाई पड़ता है। बेहतर मानवीय व्यवस्था के लिए आज भी राजनीतिक संघर्ष जारी है। ऐसे समय में भगत सिंह का यह लेख छात्रों के लिए आज भी प्रासंगिक है। साथ ही साथ पत्रों के सारांश को भी हम देखेंगे। पत्र भगत सिंह ने अपने घनिष्ठ क्रांतिकारी मित्र सुखदेव के नाम एक ऐतिहासिक पत्र लिखा है। वे कहते हैं कि क्रांतिकारी भी मनुष्य होते हैं, जिनके पास भावनाएं और विचार होते हैं। उनका मन होता है जिसमें कई तरह के उधेड़-बुन चलती रहती है। उनके मानसिक जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। संकल्प विकल्प से भरे अनेक सबल और दुर्बल क्षण भी आते हैं। इन सब को देखते समझते हुए उन्हें अपने उद्देश्य और लक्ष्य के प्रति निष्ठा और विश्वास को बचाए रखना होता है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का संगठन काम कर रहा था। अपने साथियों के साथ लगातार अंतरंग संवाद कायम रखकर ही वे सच्चे अर्थों में उनसे अपनी मैत्री निभा सकते थे तथा जरूरी क्षणों में उनकी सहेज संभाल रख सकते थे। इस पत्र से भगत सिंह और सुखदेव के बीच के अंतरंग संवाद की एक शिक्षाप्रद झलक मिलती है। बच्चों, हमने पत्र और लेख दोनों के सारांश को जान लिया है, पढ़ भी लिया है। यहाँ बताया गया है कि विद्यार्थी का राजनीतिक जीवन से कितना संबंध होना चाहिए, इस पर लेख लिखा गया था और पत्र के माध्यम से इन्होंने अपना विचार रखा है भगत सिंह ने सुखदेव से आत्महत्या के विषय में, मृत्यु के विषय में, क्रांतिकारियों के उद्देश्य के विषय में। तो बच्चों, हमने पाठ को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है, सारांश भी जान लिया है। आइए अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करें। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है भगत सिंह। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आपको याद होगा, उत्तर देखते हैं। उत्तर है 28 सितंबर 1907 बंगाचक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच, वर्तमान जो कि लायलपुर में पाकिस्तान में अवस्थित है। तीसरा प्रश्न है, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है 23 मार्च 1931 शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में इन्हें फांसी दी गई और 23 मार्च 1931 को ही शहादत दिवस के नाम से हम जानते भी हैं। आइए अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है खटकर कला, पंजाब। बच्चों, इनका जन्म लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था, किंतु पैतृक गांव की अगर बात की जाएगी तो वह खटकर कला, पंजाब है। आइए अब हम पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, भगत सिंह के माता पिता का नाम क्या था? उत्तर है, इनकी माता का नाम विद्यावती तथा इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। आइए अब हम छठे प्रश्न की ओर चलें। छठा प्रश्न है, किसकी मृत्यु को भगत सिंह ने स्पृहणीय माना है? पाठ पढ़ने के क्रम में हमने जाना था, स्पृहणीय का अर्थ होता है कामना के योग्य। हमने पाठ पढ़ने के क्रम में यह जाना था। किसकी मृत्यु को वह स्पृहणीय मानते हैं? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है मित्र यतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु को इन्होंने स्पृहणीय माना है।
चलिए अब हम 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, भगत सिंह ने किसे आदर्श मृत्यु माना है? आइए उत्तर देखें। देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते शहीद हो जाना, इन्होंने ऐसी मृत्यु को आदर्श मृत्यु माना है। यही कारण है कि जब हमने जन्म पढ़ा तो उसे निधन या मृत्यु न कहकर उसे शहादत कहा है। इनका मानना था कि देश के लिए जब व्यक्ति मरते हैं, बलिदान होते हैं, तो वह शहादत होती है, न कि मृत्यु। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न और 8वां प्रश्न है, किस देश के साहित्य में हमारे साहित्य की वास्तविकताओं से अधिक वास्तविकताएं मिलती हैं? इसकी चर्चा भगत सिंह ने की है। आइए उत्तर देखें। उत्तर है रूसी साहित्य में। रूसी साहित्य की चर्चा कई बार हुई है। चलिए अब हम 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है, पत्र लेखन क्या है? क्या है पत्र लेखन? आइए उत्तर देखते हैं। संवाद स्थापित करने का माध्यम। पत्र लेखन संवाद स्थापित करने का एक माध्यम है। चलिए अब हम 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, हमारे देश के क्रांतिकारियों पर किस देश की क्रांति और साहित्य का प्रभाव पड़ा? अभी अभी जो उत्तर हमने पढ़ा है उसी से मिलता जुलता है। चलिए देखते हैं उत्तर। उत्तर है रूस की क्रांति तथा रूस के साहित्य का प्रभाव हमारे देश के क्रांतिकारियों पर पड़ा था। चलिए अब हम 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, भगत सिंह किस विचारधारा से प्रभावित थे? किस विचारधारा से प्रभावित थे? आइए देखते हैं उत्तर। समाजवाद, मार्क्स और एंगल्स की विचारधारा से भगत सिंह काफ़ी प्रभावित थे। ऐसा उन्होंने अपने पत्र और निबंध में भी चर्चा की है। आइए अब हम 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में भगत सिंह द्वारा लिखित लेख का शीर्षक क्या है? क्या है? यह आपको उत्तर स्मरण होगा। जी हाँ, उत्तर है विद्यार्थी और राजनीति। चलिए अब हम 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न है, किस सरकार का कहना था कि विद्यार्थी राजनीति में हिस्सा न ले? उत्तर देखते हैं। उत्तर है पंजाब सरकार। आइए अब हम 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न है, सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा की क्या राय थी? बिल्कुल यही जो 13वां प्रश्न है, उत्तर कमोबेश यही होगी। चलिए देखते हैं उत्तर। उत्तर है विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ऐसी सोच सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा की राय थी। चलिए अब हम 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न है, अपील टू द यंग के लेखक कौन हैं? उत्तर है प्रिंस क्रोपोटकिन। 16वां प्रश्न है, व्यवहारिक राजनीति क्या है? भगत सिंह ने यह लिखा है कि व्यवहारिक राजनीति क्या है, बताया भी है। चलिए उत्तर देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का स्वागत करना और उनके भाषण को सुनना ही वे व्यवहारिक राजनीति मानते हैं। चलिए अब हम 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न है, भगत सिंह विद्यार्थी से क्या अपेक्षा रखते थे? आइए उत्तर देखें। उत्तर है विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ पॉलिटिक्स का भी ज्ञान रखें। ऐसा भगत सिंह का मानना था। चलिए अब हम 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न है, भगत सिंह ने किसके नाम पत्र लिखा है? किसके नाम लिखा है? बिल्कुल सही, उत्तर है सुखदेव के नाम। अब हम 19वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 19वां प्रश्न है, भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में कब बम फेंका था? बम कब फेंका था? आइए उत्तर देखते हैं।
8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था। चलिए अब हम 20वें और आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। आत्महत्या के विषय में भगत सिंह की क्या राय थी? आइए उत्तर जानें। उत्तर है, आत्महत्या एक घृणित अपराध एवं कायरतापूर्ण कार्य है, ऐसा भगत सिंह मानते थे। बच्चों, हमने कुल 20 प्रश्न किए हैं, एक लेख और एक पत्र से। हमने पूरे पाठ को पढ़ा, समझा और उसके सार को जाना। हमें विश्वास है कि अब आप इस पाठ से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। आज की कक्षा में इतना ही, फिर हम अगले कक्षा में मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।